नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। आज का जो वीडियो है वो 10% आरक्षण जिन लोगों को मिल रहा है, सवर्ण कैटेगरी जनरल कैटेगरी के जिन लोगों को 10% आरक्षण मिल रहा है, क्या आप भी उसके लिए एलिजिबल हैं? और अगर आप एलिजिबल हैं तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा, आप किस प्रोसेस से या किस किस प्रोसेस के बाद आप उसे बना सकते हैं, उसी से रिलेटेड मैं पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही ये भी पता करेंगे कि हम ईबीसी, क्योंकि पहले एक आया था इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, उसी फॉर्मेट से बनेगा या आपके लिए कोई नया फॉर्मेट आया है वगैरह वगैरह, सारी मैं जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की यहाँ पे जानकारी देते हैं। साथ ही जो नई अपडेट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उससे जानकारी देते हैं। साथ ही हम यहाँ पे मैथ रीजनिंग के टॉपिक भी कवर करवाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका फॉर्मेट है वो स्क्रीनशॉट में साइड में चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो यही पूरा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जनवरी को ही रिलीज कर दिया, 31 जनवरी को ही रिलीज कर दिया था। ठीक है, आप साइड में उसका स्क्रीनशॉट है, फॉर्मेट में देख सकते हैं। ये स्पेशल उन्होंने निकाला। ठीक है, इसका नाम रहेगा EWS, यानी जो आपका फॉर्मेट बनेगा वो किस नाम से बनेगा? EWS, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आप साइड में फॉर्मेट देख सकते हो। ठीक है, और इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, पहले तो आप ध्यान रखना, अगर आप ओबीसी ST SC की लिस्ट में हो तो पहले तो आप उसके लिए रिजेक्ट हो। यानी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ओबीसी से है तो हम इसको बना लेते हैं, कहीं ज्यादा फायदा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जनरल में हो, यानी आपने कभी ओबीसी का फायदा नहीं लिया, ST SC वाले तो लेंगे ही नहीं इसका फायदा। ठीक है, तो ही वो भी सेंट्रल की लिस्ट में, ये जो फॉर्मेट है आप साइड में देख सकते हो, सेंट्रल की लिस्ट है, उन्हीं के लिए है। ठीक है, सबसे पहला तो है आपकी जो सालाना इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। आपकी सालाना इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब रही बात, लोग बार बार ये पूछते हैं कि सर किसकी है इनकम, यानी 8 लाख किसकी? क्योंकि हस्बैंड वाइफ है तो वो वाइफ अपने हस्बैंड की देखती है, हस्बैंड है तो वो अपनी देखता है। देखो सबके लिए गवर्नमेंट ने राशन कार्ड की सुविधा की है। ठीक है, जहां तक मैं जानता हूं सबके लिए होता है, चाहे सिटी के लोग हो या गांव के लोग हो। सिटी के लोग हो तो उनका कोई और प्रोसेस है, लेकिन गवर्नमेंट एक को, आपके घर में एक को मुखिया घोषित करती है, यानी सारे गवर्नमेंट जो लेन देन है वो उसके नाम से होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो देखना अधिकतर जो राशन कार्ड है उसमें जो मुखिया है जिसके भी नाम से मुखिया हो सकता है किसी में महिला के नाम से हो, किसी में हस्बैंड के नाम से हो, किसी में फादर के नाम से हो और उसके लड़के हो, यानी उस राशन कार्ड में जितने भी लोग हैं, आपके पास जो राशन कार्ड है, जैसे एक फादर के 3 लड़के हैं, एक लड़का आपसे अलग हो गया लेकिन 2 लड़कों के नाम फादर के ही राशन कार्ड में है, तो उन लोगों के फादर के राशन कार्ड यानी फादर का ही आय प्रमाण पत्र काम आएगा। यानी फादर की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। मान लो आप अकेले हो, आप अपने फादर से अलग हो गए और आपकी शादी हो गई और आपके बच्चे हैं और आप अभी भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, तो उस व्यक्ति का जिसके नाम से राशन कार्ड है उसका आय प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। जब बेरोजगारी भत्ता वाला जो शेड्यूल हुआ था उसके लिए भी मैंने ये बार इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो मुखिया है राशन कार्ड में, जो मुखिया है, यानी अगर आपके फादर की जॉब है, ठीक है, अब वो मान लो बड़ी पोस्ट में हो, ठीक है, RS IAS वगैरह हो, तो सीधी बात आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा होगी। वो फर्स्ट ग्रेड लेवल के हैं तो भी 8 लाख से ज्यादा होगी, तो आपको नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, राशन कार्ड में जो मुखिया है उसकी आय को मेजर करना है, उसकी आय को। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि लड़का हो और अभी 12वीं पास हो गया, अभी ग्रेजुएशन हो गई और आप उससे लेके गिनोगे, तो सीधी बात है बेरोजगार है तो 8 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होगी। किससे निकालना है? राशन कार्ड से। ठीक है, अब एक तो आपकी पहली कंडीशन 8 लाख से इनकम कम होनी चाहिए, 8 लाख से सालाना इनकम कम होनी चाहिए, प्लस इसके साथ कुछ कंडीशन है, एक तो 8 लाख से इनकम कम हो, प्लस अगर आप एग्रीकल्चर जमीन की बात करो, ठीक है, या तो आप फार्मर हो या आप गवर्नमेंट जॉब में हो लेकिन आपकी इनकम 8 लाख से कम हो लेकिन आपके पास खेत बहुत ज्यादा हो, तो उनके लिए 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, इससे ज्यादा आपके पास जमीन नहीं होनी चाहिए या इतनी भी नहीं होनी चाहिए। ये लिखा है 5, आप फॉर्मेट को साइड में देख सकते हो, 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबोव, यानी या तो 5 एकड़ या उससे ज्यादा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग पूछ रहे सर इसको बीघा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो
नॉर्मली हर स्टेट का अलग अलग होता है। आप अपने जो गांव का पटवारी हो, शहर का पटवारी हो, उससे कंफर्म कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे पापा के नाम से राशन कार्ड है, मेरे पापा के नाम से कितनी जमीन अलॉट है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। आप पटवारी के पास चले जाओ, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। नॉर्मली 1 एकड़ में 2.5 बीघा होता है। नॉर्मली 1 एकड़ में 2.5 बीघा होता है, ठीक है। यानी 5 एकड़ मतलब 12.5 बीघा, 12.5 बीघा से खेत ज्यादा है तो आप इस 10% आरक्षण के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, जरूरी थोड़ी है एग्रीकल्चर फील्ड ही हो, उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, ठीक है। रेसिडेंशियल फ्लैट यानी आप बहुत बड़ी सिटी में रहते हो, जयपुर में रहते हो, अहमदाबाद में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, तो वहां पे आपके पास जो फ्लैट है उस फ्लैट की साइज कितनी है, 1000 स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट का अगर आपके पास फ्लैट है, वो भी कहीं पे भी, ठीक है, बड़ी सिटी में, गांव में तो फ्लैट से मतलब नहीं है, बड़ी सिटी में आपके पास इतना बड़ा फ्लैट है, बड़ी सिटी में, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ये भी आपको वहां का जो रेवेन्यू लोडर होगा, जो राजस्व विभाग का अधिकारी हो, उसके पास आपकी ये जानकारी जरूर होगी, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंशियल प्लॉट, अब देखो मान लो आपके पास फ्लैट नहीं हो लेकिन प्लॉट की भी दी है, ठीक है, प्लॉट, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड, 100 स्क्वायर यार्ड, ठीक है, 100 स्क्वायर यार्ड, इस बार जो मात्रा अलग है, 100 स्क्वायर यार्ड एंड अबोव, कहां पे, वो भी इन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज। नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज मतलब देखो जो बड़ी सिटियां हैं, अब यहाँ पे देखो जो आपका प्लॉट है उसकी कैटेगरी अलग अलग होती है। देखो फ्लैट अगर हो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर प्लॉट हर जगह की वैल्यू अलग अलग है, जैसे मैं बांसवाड़ा से हूँ, प्लॉट की कीमत कम है, लेकिन जयपुर वाला उसी प्लॉट की कीमत 10 से 20 गुना बढ़ जाएगी जयपुर में। यानी जो नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज हैं, जिसका आपको वो जो रेवेन्यू रिकॉर्डर है उसके पास लिस्ट होगी, आ गई होगी, वो आपको गाइड कर देगा। उसमें अगर आपके पास 100 स्क्वायर यार्ड से इक्वल प्लॉट या उससे ज्यादा हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। और उनके अलावा, यानी बड़ी सिटी को छोड़ दो, बड़ी सिटी में तो 100 स्क्वायर यार्ड है, और बड़ी सिटी के अलावा जो बच गई वो सारी सिटी, जो बच गई वो सारी सिटी, उसमें क्या है, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन एरिया अदर देन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज। आप उसमें देख सकते हो फॉर्मेट में, ये सब बातें आपकी फॉर्मेट में लिखी हुई है, ठीक है। इस फॉर्मेट पे आपके जो वहां के राजस्व अधिकारी हैं, तहसीलदार आपके इसको बनाएंगे। पहले आपको पटवारी से कांटेक्ट करना है, वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से आपको कुछ पत्र देगा, उसके बाद आपका ये फॉर्मेट तहसीलदार के पास जाएगा और वही इसको फाइनल अप्रूव करेंगे। तहसीलदार के बाद भी देखो एलटीएम के साइन का वगैरह है, डिजिटल सिग्नेचर का, वो प्रोसेस तो आप ई मित्र से करवा देना, लेकिन फॉर्मेट मैंने आपको साइड में दिखा दिया, ठीक है। ये फॉर्मेट आपके नजदीकी ई मित्र वाले के पास होगा, आप उससे कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये रिलीज हो चुका है और अभी भी आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर ये मैं सारी पीडीएफ 19 पेज की पीडीएफ है, कितनी 19 पेज की पीडीएफ है, उसमें पूरा फॉर्मेट है, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके उसको दिखा दो। आपका ये अभी जो ये सर्टिफिकेट है वो बनना शुरू हो गया है, ठीक है, सर्टिफिकेट बन जाएगा और अभी से बना लो तो जो अगली भर्तियां हैं, क्योंकि जैसे अभी 1000 राजस्थान में 1000 एसआई के पद आ रहे हैं, 11,000 कांस्टेबल के पद आ रहे हैं, जिसमें आपकी ये महत्वपूर्ण है, ये आपके काम का है, तो आप उसको पहले ही बना के रख लो, ठीक है, ताकि आपके फायदा ही हो। तो आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। अभी भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको निश्चित ही उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।